दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल जी स्टार्ट एजुकेयर में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने मित्रों को शेयर भी कर दें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। आज आप देख रहे होंगे मित्रों कि हमारा जो जीएस का पार्ट है वो जीएस में जो इन्वायरमेंट खत्म होने के बाद इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हुई है। ठीक है, तो इंडियन पॉलिटी का आज हमारा सेकेंड पार्ट है और इसमें हम ये कोशिश करेंगे कि जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट हैं, जितने भी अधिनियम हैं, जितने भी आपके चार्टेड अधिनियम हैं, सब बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि आपको आगे की जो पॉलिटी है बिल्कुल क्लियर समझ में आए। और आज कुछ टेक्निकल इशू हो जाने के कारण वीडियोस जो है नहीं शो कर रहा है, तो इसलिए वॉइस रिकॉर्डर से जो है हमें पढ़ाना पड़ रहा है। तो आज हम बात करते चले इंडियन पॉलिटी में सेकेंड चैप्टर का। तो सेकेंड चैप्टर क्या है, ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह है क्या, क्वेश्चन नंबर देखिए ये है कि निम्नलिखित में से किससे और किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी शिक्षा की बात कर रहा है, इंग्लिश शिक्षा की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो किससे पड़ी, कौन सा अधिनियम था, कौन सा चार्टर्ड अधिनियम था। इसका जो देखिए सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि जो 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 थी, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्राच्यविद एवं आंग्लविद ये भी दोनों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसलिए उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सभी सही हैं। कैसे सही, चलिए आज हम इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है ना। सही कैसे हैं, कुछ हैं तथ्य हैं, जैसे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई ना, जब ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में आई तो इसके बाद इन्होंने क्या किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सोच थी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत क्यों आई थी, क्योंकि भारत आई थी सिर्फ व्यापार करने के लिए, और व्यापार करने के लिए उनको जो हथकंडे अपनाने पड़े उन्होंने सब अपनाया, ठीक है ना। चाहे वो हमारे शिक्षा पे प्रहार करना हो, चाहे हमारे संस्कृति पे प्रहार करना हो, या संस्कृत भाषा को हटाना हो, या फिर हमारे वेद पुराण को कमज़ोर करना, उन्होंने सब हथियार अपनाए। तो इसी जो शिक्षा की जब हम बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो हमारी संस्कृति थी यानी संस्कृत शिक्षा थी, ठीक है ना, या विषय था, या हमारा जो वेद पुराण थे, उन्होंने उस पर उन्होंने क्या किया, जिसको हम ओरिएंटल शिक्षा के नाम से जानते हैं अपने भारत में, ठीक है ना, ओरिएंटल शिक्षा के नाम से, ठीक है, जो हमारी ओरिएंटल शिक्षा के नाम से हम जिसको जानते थे। तो इस प्रणाली को उन्होंने क्या किया कि हतोत्साहित किया, इसको जो है निराश किया, इसको जो कमज़ोर किया। क्यों कमज़ोर करना चाहते थे, क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसमें मैक्सिमम जो बड़े बड़े अधिकारी थे वो अंग्रेज हुआ करते थे, और अंग्रेज़ों की जो शिक्षा है या फिर उनकी जो भाषा वो इंग्लिश है। इंग्लिश में वो कन्वर्सेशन कर सकें, अपना व्यापार कर सकें, अपने व्यापार को और अधिक सुगमता ला सकें, बढ़ा सकें, उसके लिए उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे सोचा कि भारत में भी इंग्लिश शिक्षा लागू कर दी जाए, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे वेद पुराण संस्कृत चलते थे। उसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी शिक्षा को लागू करने के लिए, अंग्रेजी को लागू करने के लिए उन्होंने क्या किया यहाँ पे कि 1813 का जो एक चार्टर्ड अधिनियम लाया, ठीक है। और इस अधिनियम में क्या बनाया गया कि भारत में शिक्षा के प्रसार के लिए प्रतिवर्ष 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान किया गया, ठीक है ना। 1813 का जो चार्टर्ड एक्ट था, 1813 का जो है चार्टर एक्ट था, इस अधिनियम के तहत जो 1 लाख रुपया, ठीक है ना, 1 लाख रुपया प्रति वर्ष खर्चा करने का प्रावधान था, ठीक है ना। अब हुआ क्या ये अधिनियम लाया गया और इसके तहत शिक्षा पर भारत में प्रति वर्ष 1 लाख रुपया खर्चे का प्रावधान रखा गया। फिर क्या किया गया कि एक कमेटी का गठन किया गया, ठीक है ना, जिसका नाम था जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ठीक है ना। यानी 1823 में एक समिति बनाई जाती है, एक कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, सॉरी ये 23 देखिए हमने 32 लिख दिया, 1823 में आया, ठीक है ना। अभी जो कमेटी थी इसने क्या किया कि इसकी जो जिम्मेदारी थी कि अब शिक्षा पे 1 लाख रुपये का ग्रांट देना, इन्होंने ग्रांट तय कर दिया। क्या कर दिया, ग्रांट तय कर दिया कि 1 लाख रुपया देना है प्रति वर्ष सिर्फ शिक्षा पे, ठीक है ना। और ये जो समिति थी, कौन सी समिति, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये जो समिति थी, इस समिति में जो सदस्य थे वो 10 यूरोप के थे। कहाँ के, 10 जो थे वो यूरोप के थे। अच्छा, यूरोप के ही क्यों थे, जैसे कि आपको पता है कि जो हमारा ब्रिटेन है वो कहाँ पे है, यूरोप में ही है। तो जो 10 सदस्य थे वो यूरोप के थे, ठीक है ना। और उसी 10 में से जो उनका हेड था वो लॉर्ड मैकाले था। कौन था,
लॉर्ड मैकाले। अब देखिए यहीं से कहानी शुरू होती है। लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले लॉर्ड मैकाले को भारत में इंग्लिश का या अंग्रेजी का जन्मदाता कहा जाता है। इंग्लिश को लागू करने वाला कौन सा था? लॉर्ड मैकाले ही था भारत में, इसीलिए इंग्लिश का जन्मदाता लॉर्ड मैकाले को बोला जाता है। अब लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? चलिए, एक कमेटी बनी, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823 में, जिसमें 10 यूरोपियन सदस्य थे। उसमें से जो उसका हेड था वो लॉर्ड मैकाले था। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि 7 मार्च 1835 को, देखिए 7 मार्च और 1835 को क्या किया कि एक प्रस्ताव रखा, और वो प्रस्ताव क्या कर लिया गया? स्वीकार भी कर लिया गया, ठीक है ना। और वो प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। और उस प्रस्ताव में क्या था? उस प्रस्ताव में ये था कि भारत में अंग्रेजी को उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। जो इंग्लिश थी, इंग्लिश भाषा थी, उसमें भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम मान लिया गया। और भारत में अब यहीं से क्या होती है? अंग्रेजी की शुरुआत होती है, इंग्लिश की शुरुआत हो जाती है। और किसके द्वारा? लॉर्ड मैकाले के द्वारा, ठीक है ना। अच्छा जो इसमें प्राच्य शिक्षा और एवं आंग्ल विद, देखिए इसमें दिया है ना, ये जो चीज़ है, हम इसकी बात करते हैं कि प्राच्य विद एवं आंग्ल विद क्या था, ये विवाद क्या था, ठीक है ना। ये दोनों दो चीज़ें थी, प्राच्य विद और आंग्ल विद। जो प्राच्य विद थे, जो प्राच्य विद के जो नेता थे वो ट्रेवेलियन थे। कौन थे? ट्रेवेलियन। ये अक्सर पूछता है, नाम पूछता है कि जो प्राच्य शिक्षा थी उसके जो है नेता कौन थे, तो ट्रेवेलियन थे, ठीक है ना। ये ट्रेवेलियन थे किसके? प्राच्य शिक्षा के। अच्छा, आंग्ल शिक्षा के भी कोई नेता रहे होंगे, जाहिर सी बात है। तो एच.टी. प्रिंसेस थे। क्या नाम थे? एच.टी. प्रिंसेस, ठीक है ना, प्रिंसेस। ये दोनों के दो नेता थे, प्राच्यविद के ट्रेवेलियन थे और आंग्लविद के कौन थे? एच.टी. प्रिंसेस थे, ठीक है ना। और यहीं से हमारे भारत में क्या होती है? अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो जाती है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? देखिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ये है क्या कि किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन, देखिए टी और चाइना, ठीक है ना, के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया? कौन से चार्टेड एक्ट के तहत? तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1813 का जो चार्टेड एक्ट था, इसके द्वारा क्या किया गया? देखिए अंग्रेजों ने क्या किया कि एक नियम बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर रही थी? व्यापार कर रही थी, ठीक है ना। वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन जब देखे कि धीरे धीरे विवाद हो रहे हैं, तमाम जो है चीज़ें बाधक बन रही हैं, तो या सफल नहीं हो पा रहा है, तो उन्होंने क्या किया कि चार्टेड अधिनियम लाया। और उस चार्टेड अधिनियम के द्वारा क्या किया है कि कुछ नियम बनाए। जैसे 1813 का जो चार्टेड अधिनियम था, उसमें क्या कहा गया? उसमें ये कहा गया कि जो भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ व्यापारिक रिश्ते हैं वो सारे के सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं, लेकिन दो के साथ बना रहेगा। किसके साथ? टी यानी चाय के साथ और चाइना के साथ, यानी हमारा जो चाय है उसका व्यापार होता रहेगा और चीन के साथ भी व्यापार होता रहेगा, लेकिन बाकी भारत के साथ रिश्ते और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच सारे ख़त्म कर दिए गए, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है, क्या आता है भैया? ये देख रहे हैं 1833 का जो चार्टेड अधिनियम है, ये दूसरा क्या कहता है? ये क्या कहता है? इसमें नियम बनाया गया कि जो भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो पूर्णतः समाप्त कर दिए गए, ठीक है ना। अब किसी के साथ नहीं बचा, क्योंकि 1813 से लेकर और 1833 के बीच में दो के साथ व्यापार होता था, चाय का व्यापार और चीन का व्यापार। लेकिन 1833 के चार्टेड अधिनियम में ये कहा गया कि अब से भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर दिए गए। तो ये देख लीजिए, दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं, हमेशा क्वेश्चन में पूछता है, और इसको आप ध्यान से केयरफुली देख लीजिए, रट लीजिए, लिख लीजिए। क्या है दोनों क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के साथ किस चार्टेड एक्ट के तहत चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर सारे रिश्ते खत्म कर लिए गए, व्यापारिक रिश्ते? तो कौन से चार्टेड एक्ट के तहत? 1813 के चार्टेड एक्ट के तहत, यानी सारे व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए गए, चाय और चीन के साथ बना रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन कैसे पूछता है आयोग कि किस अधिनियम के तहत या किस चार्टेड अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत के साथ पूर्णतः व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लिए गए, यानी किसी के साथ अब व्यापारिक रिश्ता नहीं बना रहा? तो वो था 1833 का चार्टेड एक्ट, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिएगा
क्योंकि एक बार नहीं कई बार पूछता है। मैं देखा हूँ कम से कम लगभग अगर पॉलिटी से क्वेश्चन आता है तो जो चार्टर्ड एक्ट होते हैं या हमारे रेगुलेटिंग एक्ट होते हैं या जो अधिनियम होते हैं उनसे ज़रूर क्वेश्चन पूछता है। तो प्लीज़ आप इसको बिल्कुल क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स में वही क्वेश्चन पूछता है जो हमेशा पूछा जाता है या ठीक ट्विस्ट करके पूछता है, जो कन्फ्यूज़न वाले होते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों बहुत से कन्फ्यूज़न वाले हैं, इसको बिल्कुल क्लियर देख लीजिएगा। नेक्स्ट की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा है क्या ये कि किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया। ठीक है ना, लेना संभव बनाया मतलब कौन सा इसमें चार्टर्ड एक्ट था जिसमें भारतवासी अपने देश के प्रशासन में हिस्सा ले सकते थे। तो वो था ऑप्शन नंबर ए 1833 का चार्टर्ड एक्ट। ठीक है ना, 1833 का चार्टर्ड एक्ट क्या कहता है कि 1833 में जैसे बहुत सी धाराएं थीं, लेकिन जो उसमें धारा 87 थी। कौन सी मित्रों, धारा 87। ये जरूर याद कर लीजिएगा, पूछता कौन सी धारा के तहत किया गया। तो धारा 87 थी। इसमें क्या कहा गया था, धारा जो 87 थी इसमें क्या कहा गया था कि इसमें कहा गया था कि जो कोई भी भारतीय हो या क्राउन हो या अपने देशज की प्रथा को, यानी अपने देश की जो प्रथा है वो प्रथा के आधार पे या अपने धर्म के आधार पे या अपने जन्म स्थान के आधार पे या वंशानुक्रम के आधार पे या वर्ण जो कलर विभेद होता था ना, गोरा काला, के आधार पे अथवा इनमें से किसी एक के कारणवश कंपनी की सेवाओं के अयोग्य नहीं समझा जाएगा। ऐसा नहीं कि वो काला है तो अयोग्य माना जाएगा, ऐसा नहीं है। गोरा है तो अयोग्य माना जाएगा, ऐसा नहीं है। वो किसी जन्म स्थान विशेष जगह जन्म लिया है इससे नहीं, या किस कुल में जन्म लिया है इससे उसको जो है अयोग्य नहीं समझा जा सकता, या किस धर्म का है। तो ये 1833 का जो धारा 87 था उसमें कहा गया था कि कोई भी भारतीय अथवा क्राउन अपने देश की प्रथा के आधार पे या धर्म के आधार पे, जन्म स्थान के आधार पे, वंशानुक्रम के आधार पे या कलर के गोरे काले के आधार पे इनमें से अयोग्य नहीं समझा जा सकता। ठीक है, तो इसके आधार पर हम किसी को अयोग्य नहीं समझ सकते, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरा 1833 की धारा क्या कहती है, जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट था कि भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो व्यापारिक रिश्ते थे वो क्या थे, पूर्णतः समाप्त कर दिए गए थे। क्योंकि 1813 वाले में क्या था कि चाय और चीन के साथ बना था, बाकी सब खत्म हो गए थे। लेकिन जब 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया तो उसमें सारे रिश्ते खत्म कर लिए गए, व्यापारिक रिश्ते। दूसरा जो था कि जो भारतवासी थे अपने प्रशासन में हिस्सा ले सकें, लेकिन उसमें कौन सा कारण नहीं बन सकता, तो वो था कि अपने देश की प्रथा के आधार पे, धर्म के आधार पे, जन्म स्थान, वर्णानुक्रम, वर्ण जो कलर विभेद था, इसके आधार पे हम उसको अयोग्य नहीं समझ सकते कि नहीं काला है तो हम उसको जो है नहीं वो प्रशासन में हिस्सा ले सकता है, नहीं ले सकता है। तो ये जो भविष्य में जो चार्टर्ड एक्ट 1833 था ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ और प्रशासन में जो भागीदारी हेतु था ये मेन आधार बना, ये मुख्य धारा बना, जिसके आधार पर भारतवासी क्या हुए, प्रशासन में हिस्सा ले सके और लेना संभव हुआ उनका, और तब से लेते गए और अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, जो सही गलत था उसको करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए वो रख सकें। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण थी। और धारा 87 इनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण था, ये बार बार पूछा जाता है, धारा जरूर पूछ लिया जाता है। ठीक है ना, जब कोई कभी भी आयोग थोड़ा सा डीपली जाना चाहता है तो धारा पूछ लेता है कि 1833 की कौन सी धारा के तहत उनको हम अयोग्य नहीं समझ सकते, तो धारा 87 के अंतर्गत। ठीक है मित्रों, तो ये रहा हमारा आज का पॉलिटी का। फिर नेक्स्ट चैप्टर पॉलिटी का आएगा। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, पूरा देखने के बाद इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें। यूट्यूब पे जाएंगे GS.Educate के नाम से आप सर्च करेंगे तो ये मेरा रेड कलर का लोगो आएगा, इसको ओपन करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू मित्रों, थैंक यू सो मच।